हाँ भाई, आ जाओ अगला किला पढ़ते हैं। चित्तौड़ का किला। इस किले का निर्माण करवाया था चित्रांग मौर्य ने, जो मौर्य वंश के राजा बृहदर्थ का पुत्र था। कब करवाया? 7वीं शताब्दी में करवाया। बाद में किले का पुनः निर्माण करवा था महाराणा कुंभा 15वीं शताब्दी में। ठीक है, ये किला कहाँ पे बना हुआ है? मेसा के पठार पर बना हुआ है। ठीक है, मेसा के पठार पर बना हुआ है। इसकी समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो 1850 फीट है। ये 8 किलोमीटर लंबा और लगभग 2 किलोमीटर चौड़ा है। इसका क्षेत्रफल जो है वो 305 हेक्टेयर है। और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो ये राजस्थान का सबसे बड़ा किला है, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाता है तो। किले के कुछ उपनाम भी हैं। पहला, राजस्थान का गौरव। ठीक है, इसको राजस्थान का गौरव भी कहते हैं। दूसरा, चित्रकोट या फिर चित्रकूटगढ़, या तो चित्रकोट या चित्रकूटगढ़। इसको राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। दुर्गाधिराज इसका दूसरा उपनाम। किलों का सिरमौर भी है। यह मालवा का प्रवेश द्वार भी है। ठीक है, और हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर भी कहते हैं इसको, वीरों का तीर्थ भी कहते हैं इसको। ठीक है, इस किले के बारे में एक बहुत प्रसिद्ध कथन है, गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। श्याम नारायण पांडे अपने कवि हुए हैं, उनकी एक कविता है पूजन, उसमें वो चित्तौड़ की खूबसूरती का बखान करते हैं। वो कहते हैं, इधर प्रयाग न गंगा सागर, इधर न रामेश्वर काशी, इधर कहाँ है तीर्थ तुम्हारा, कहाँ चले तुम सन्यासी। मुझे न जाना गंगा सागर, मुझे न जाना रामेश्वर काशी, तीर्थराज चित्तौड़ देखने को बस मेरी आंखें प्यासी। कौन कहता है ये बातें? श्याम नारायण पांडे। उनकी कविता है, कविता का नाम है पूजन। पूजन कविता में ये लाइनें लिखी हुई हैं चित्तौड़गढ़ के बारे में। चलो आगे आओ। किले की कुछ विशेषताएं। इसका आकार कैसा है? व्हेल मछली के समान। यहाँ पे खेती होती है, सब जानते हैं बात। तो ये राजस्थान का दूसरा सबसे प्राचीन किला है। ठीक है, और राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। अपन पीछे पढ़ के आए हैं जैसलमेर के बारे में, वो कौन सा है? दूसरा। ठीक है, ये गंभीरी और बेडज नदियों के संगम पे बना है। ध्यान रखना भाई, गंभीरी नदी है, गंभीर नदी नहीं है, गंभीरी नदी है। और इस किले के दक्षिणी हिस्से में मरगवन भी बना है। ठीक, पुराने टाइम में दिल्ली से मालवा गुजरात जाने वाले रास्ते पे प्रेजेंट है, ये सब जानते हैं। तो इस वजह से प्राचीन काल में और मध्य काल में इस किले का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हुआ करता था। मतलब जिसके हिस्से में एक किला, उसके पास पैसे की आवक बढ़िया रहेगी। ठीक है, फिर किले के इतिहास के बारे में बात कर लेते हैं अपन। जो किले से राज प्रशस्ति मिली उसके अनुसार 734 ईस्वी में बप्पा रावल, जिनका दूसरा नाम क्या है? कालभोज, उन्होंने मौर्य वंश के अंतिम शासक मान मौर्य से और इस किले को छीन लिया था। ठीक है, बाद में ये किला 9वीं शताब्दी में प्रत्यारों के अधीन रहा। पुराने जो ग्रंथ मिलते हैं, जो शिलालेख मिलते हैं, उनके अनुसार चित्तौड़ पर पहला जो हमला हुआ था रावल खुमान के समय, अफगानिस्तान का कोई शासक था मामू, उसने किया था 8वीं शताब्दी में, है ना। फिर इसके बाद यह किला परमार राजा मुंज था, मालवा का शासक था, उसने गोयलों से छीन लिया था। 10वीं 11वीं शताब्दी तक परमारों का आधिपत्य रहा इस पे। बाद में 1133 ईस्वी में गुजरात के राजा थे सोलंकी राजा जयसिंह, इन्होंने यशोवर्मन को हराकर सोलंकियों के अधिकार में ले लिया इस किले को। किसको हराकर? यशोवर्मन को हराकर। ठीक है, उसके बाद 1174 ईस्वी के आसपास, 1174 ईस्वी के आसपास मेवाड़ के राजा सामंत सिंह थे, उन्होंने कुमारपाल के भतीजे अजयपाल को हराकर पुनः गोयलों के अधिकार में कर लिया इसको। नागदा को इल्तुतमिश द्वारा विनाश किए जाने के बाद जयत्र सिंह ने चित्तौड़ को पहली बार अपनी राजधानी बनाया था, ये बात भी अपन जानते हैं।
सबसे इंपॉर्टेंट आता है 1303, अलाउद्दीन खिलजी। जब चित्तौड़ का पहला साका हुआ था, जो अपन आगे पढ़ेंगे, तो उसके बाद उसने अपने बेटे को एक किला सौंपा था, खिजर खान नाम था उसका, और खिजर खान को सौंपा तो किले का नाम बदल कर रख कर दिया गया खिजराबाद। ठीक है। फिर 1326 ईस्वी में राणा अमीर ने इस पर वापस अधिकार कर लिया, वापस लड़ाई करके, और गोहिल वंश की सिसोदिया शाखा को प्रारंभ किया। सिसोदिया शाखा वो थी, ये सिसोदा से आते थे, इसलिए इनका जो सरनेम पड़ा वो सिसोदिया पड़ गया। ठीक है। उसके बाद मार्च 1535 में चित्तौड़ का दूसरा साका हुआ था। उसके बाद बहादुर शाह ने इस पे अधिकार कर लिया। बाद में मार्च 1536 मेवाड़ी सरदार जितने भी थे, उन्होंने सबने मिलके और विक्रमादित्य को सपोर्ट किया, और विक्रमादित्य क्या करता है, इस पे पुनः अपना अधिकार कर लेता है। विक्रमादित्य अपन सभी जानते हैं, बनवीर, बचपन से पन्नादाई की कविताएं पढ़ते आ रहे हैं, तो वो जो उसमें विक्रमादित्य जिसका कत्ल हुआ था, उसी विक्रमादित्य की बात हो रही है यहाँ पे, जिसको बनवीर ने मार दिया था। ठीक है। तो उसके बाद बनवीर ने चित्तौड़ पे कब्जा कर लिया। वहां से उदय सिंह को पन्नादाई निकाल के कहाँ ले जाती है, कुंभलगढ़ ले जाती है। कुंभलगढ़ रहता है, वहीं उसका पालन पोषण होता है और वो बड़ा होता है, और ये किला लगभग 4 साल के लिए बनवीर के कब्जे में रहता है। 1540 ईस्वी में 1540 ईस्वी में महाराणा उदय सिंह इसको बनवीर से वापस छीन लेता है और अपने पास, अपने अधिकार में ले लेता है। 1544 ईस्वी में शेरशाह सूरी आक्रमण करने आता है। तब उदय सिंह वहां पे चित्तौड़ के किले को छोड़ देता है और निकल जाता है वहां से, और चित्तौड़ के किले पे किसका अधिकार हो जाता है, शेरशाह सूरी का अधिकार हो जाता है। बाद में 1567-68 में चित्तौड़ का तीसरा साका होता है। अकबर आक्रमण करता है। महाराणा उदय सिंह के सेनापति जयमल पत्ता के नेतृत्व में मेवाड़ की सेना अकबर की सेना के साथ लड़ाई करती है, वो वीर गति को प्राप्त होते हैं। वहां पे तीसरा साका होता है और ये अकबर के अधिकार में आ जाता है। उसके बाद 1615 में मुगल मेवाड़ संधि के तहत जहांगीर ने महाराणा अमर सिंह प्रथम, जो कि महाराणा प्रताप के ज्येष्ठ पुत्र थे, उनको सौंप देता है, और इसके बाद चित्तौड़ मेवाड़ के पास रहता है। इस किले के अगर प्रवेश द्वारों की बात करें तो इस किले के 7 प्रवेश द्वार हैं। ठीक है। चित्तौड़ किले के 7 प्रवेश द्वार हैं, जिनका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया 1433 से 68 के बीच में। पहला है पाटन पोल। यहां पे बाघ सिंह रावत का स्मारक बना हुआ है। ठीक है। बाघ सिंह रावत कौन थे वो अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है। ये चित्तौड़ किले का फर्स्ट एंट्रेंस पॉइंट है, पहला प्रवेश द्वार है। ठीक है। इसके बाद दूसरा है भैरव पोल। भैरवदास सोलंकी के नाम पे इस किले का, इस पोल का नाम रखा गया है। ये 1535 में जब बहादुर शाह ने आक्रमण किया था, उस टाइम ये वीरगति को प्राप्त हुए थे भैरवदास सोलंकी, उनके नाम पे इस किले का, इस पोल का नाम रखा गया है। ठीक है। फिर तीसरा है हनुमान पोल। भैरव पोल और हनुमान पोल के बीच में जयमल राठौड़ व कल्ला राठौड़ की छत्रियां हैं, ये बात भी अपन जानते हैं। फिर गणेश पोल है, अगला जॉर्डन पोल है। इस जॉर्डन पोल जो है, इसको जोड़ला पोल भी कहते हैं भाई। क्या कहते हैं इसको? इसको जोड़ला पोल भी कहते हैं। फिर उसके बाद है लक्ष्मण पोल, और सबसे लास्ट है राम पोल। ये जो राम पोल है, ये चित्तौड़ के किले का मुख्य प्रवेश द्वार है, और यहां पे इसके सामने पत्ता सिसोदिया, जो अकबर के सामने सेनापति थे महाराणा उदय सिंह के, पत्ता सिसोदिया, उनका स्मारक बना हुआ है। ठीक है। इसके अलावा कुछ और है, जैसे सूरज पोल है, चित्तौड़ के किले का पूर्वी दिशा में स्थित प्रवेश द्वार। ठीक है। उसके अलावा त्रिपोलिया दरवाजा है, किले के अंदरूनी भाग में स्थित है। ठीक। अब बात कर लेते हैं किले के प्रमुख जल स्रोतों की। पहला कुकड़ेश्वर का कुंड। ठीक है। यहाँ पे कुकड़ेश्वर का मंदिर भी है। ऐसा माना जाता है कि ये महाभारत कालीन है।
महाभारत के समय का है और पांडव पुत्र जो भीम थे उनसे जुड़ा हुआ माना जाता है इसको। कुकड़ेश्वर का कुंड है और जो कुकड़ेश्वर का मंदिर है उनको महाभारत के समय के माने गए हैं इनको। फिर है रत्नेश्वर तालाब। रत्नेश्वर तालाब को बनाते हैं महाराणा रतन सिंह। कौन बनवाते हैं? महाराणा रतन सिंह इस तालाब का निर्माण करवाते हैं। फिर है भीमलत कुंड। ऐसा कहा जाता है कि भीम ने लात मारी थी, उसकी वजह से इस तालाब का निर्माण होता है। ठीक है। उसके बाद है चित्रांग मौर्य तालाब, चित्रांग मौर्य द्वारा बनाया गया। ठीक है, चित्रांग मौर्य द्वारा बनाया गया। फिर है गोमुख कुंड, समिदेश्वर मंदिर के पास ये स्थित है। इसको पवित्र कुंड माना जाता है गोमुख कुंड को। और फिर लास्ट में आता है पद्मिनी तालाब। ये पद्मिनी के महल के पास बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है? पद्मिनी के महल के पास। ठीक, आ जाओ फिर चित्तौड़ के किले के प्रमुख महल व हवेलियों की बात कर लेते हैं। पहला आता है इसमें कुंभा का महल। कुंभा का महल है तो सीधी सी बात है महाराणा कुंभा ने बनवाया है। यहीं पे कंवरपदा में ही सांगा के पुत्र उदय सिंह का जन्म हुआ था। ठीक है, यहीं पे सांगा जो थे महाराणा सांगा, उनके पुत्र उदय सिंह थे, उनका जन्म हुआ था। और जो पन्ना दहाई वाली जो कविता अपन पढ़ते हैं वो भी यहीं पे हुई थी। ठीक है, इसी महल की है वो, कुंभा के महल की, यहीं पे वो घटना घटती है। उसके बाद है कंवरपदा के महल। सांगा ने मीरा के लिए बनवाए थे। ठीक है, ये कुंभा महल की एक बाग है। किसने बनवाए थे? सांगा ने बनवाए थे। किसके लिए? मीरा के लिए। सांगा ने बनवाए मीरा के लिए और ये कुंभा महल का ही एक भाग है। फिर है रानी पद्मिनी महल। ये चित्तौड़गढ़ किले का सबसे बड़ा फेमस पार्ट है। ये पद्मिनी तालाब के उत्तरी तट पर बना है। कौन से तट पर बना है? उत्तरी तट पर बना है। ठीक है, पद्मिनी तालाब के मध्य में अगर अपन देखेंगे तो वहां पे एक 3 मंजिला जल महल भी दिखता अपने को। ठीक है, क्या दिखता है? 3 मंजिला जल महल भी दिखाई देता है। रतन सिंह पैलेस महाराणा रतन सिंह ने बनवाया था। महाराणा रतन सिंह द्वितीय ने बनवाया था। फिर है फतेह प्रकाश महल, महाराणा फतेह सिंह ने बनवाया। महाराणा फतेह सिंह इन्होंने बनवाया। इसी के पास में राजकीय म्यूजियम संचालित है। जो फतेह प्रकाश महल है इसी के पास क्या संचालित है? म्यूजियम। ठीक है, हाँ। फिर है गोरा बादल महल। ये पद्मिनी महल के दक्षिण पूर्व में स्थित है, साउथ ईस्ट में। ठीक है, और ये 2 गुंबदाकार इमारतें हैं। कैसी हैं? गुंबदाकार इमारतें हैं। उसके बाद आता है नवलखा भंडार। ये बनवीर ने बनवाया था भाई। किसने बनवाया? बनवीर ने बनवाया। इसको, ये आधा बना हुआ है, कुंभा महल के सामने बना है और ये आधा बना हुआ है। और इसको क्या कहते हैं? बनवीर की दीवार भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? बनवीर की दीवार कहते हैं। ठीक है, हिंगलू अहाड़ा के महल। हिंगलू डूंगरपुर का अहाड़ा सरदार था जो इन महलों में रहता था। कहाँ का था? डूंगरपुर का। कौन था? सरदार सेना का। ठीक है, जयमल हवेली उदय सिंह करवाता है इसका निर्माण। इसका निर्माण कौन करवाता है? उदय सिंह इसका निर्माण करवाता है। फिर आता है भामाशाह हवेली, जो आज अगर अपने को देखना हो तो देखो, आज तो देखने को मिलेगी नहीं है क्योंकि बिल्कुल खत्म कंडीशन में है। लेकिन अगर लोकेशन देखनी है इसकी तो जो किले का तोपखाना था उसके पास में ये स्थित है, भामाशाह हवेली। ठीक है, आला काबरा की हवेली, ये भी चित्तौड़ के किले में है। और राव रणमल की हवेली, ये भी चित्तौड़ के किले में है। और फिर आता है इसमें एक इंपॉर्टेंट सा पार्ट, लाखोटा बारी। चित्तौड़गढ़ के किले में जो रत्नेश्वर कुंड है
उससे थोड़ी दूरी पर एक छोटी सी पहाड़ी है और उस पहाड़ी के पूर्वी किनारे के पास लाखोटा की बारी है, जो छोटा सा दरवाजा है। ठीक है, बारी अपन राजस्थान में कहते हैं ना बारी, तो ये क्या है, छोटा सा दरवाजा है जिससे किले से नीचे जा सकते हैं। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि यहीं पे जयमल को गोली लगी थी। जयमल यहीं पे घायल होता है अकबर की गोली से। ठीक है, जिसके बाद वो कल्लाजी राठौड़ के कंधों पे बैठ के लड़ाई लड़ता है, अपन सभी जानते हैं ये बातें। चलो फिर बात कर लेते हैं किले के प्रमुख मंदिरों के बारे में। पहला मंदिर आता है कालिका माता मंदिर। देखो मेनली ये सूर्य मंदिर था और इसका निर्माण 7वीं शताब्दी के अंत में मानभंग नामक राजा था, उसने करवाया था और ये प्रतिहारकालीन शैली का है। ठीक है, इससे ज्यादा अपने को इस मंदिर के बारे में कोई ज्यादा पुरानी डिटेल अपने को नहीं मिलती है। ठीक है, फिर है तुलजा भवानी मंदिर। इसका निर्माण बनवीर ने करवाया था और अपना तुलादान जो किया उसके धन से करवाया था। ठीक है, फिर है समिधेश्वर मंदिर। इस मंदिर का जो दूसरा नाम है वो है त्रिभुवन नारायण मंदिर। ठीक है, गोमुख कुंड जो है उसके किनारे नागर शैली में बना हुआ है। कौन सी शैली में बना है भाई? नागर शैली में, नागर शैली में बना है। इस मंदिर को परमार राजा भोज ने 1011 ईस्वी से 1055 ईस्वी के बीच बनवाया था। कब बनवाया था? 1011 ईस्वी से 1055 ईस्वी के बीच में किसने बनवाया? परमार राजा भोज ने बनवाया। ठीक है, ध्यान रहेगा। चलो आगे, इसका पुनर्निर्माण जो है वो महाराणा मोकल ने करवाया, 1428 ईस्वी में करवाया। महाराणा मोकल ने कब करवाया? 1428 ईस्वी में। उसके बाद इस मंदिर को मोकल जी का मंदिर भी कहने लग गए थे। ठीक है, इसमें शिव की त्रिमुखी मूर्ति रखी थी जिसको 1150 में कुमारपाल का शिलालेख लगा है, उससे इसकी जानकारी मिलती है। 1150 ईस्वी का कुमारपाल का शिलालेख लगा हुआ है, इससे हमें इस शिव की त्रिमुखी मूर्ति का अपने को नॉलेज होता है। ठीक है, उसके बाद है अपने कुंभ श्याम मंदिर। ये प्रतिहारकालीन शैली में निर्मित है। इसको एक्चुअल में किसने बनवाया था? जो इसका मूल निर्माता है उसके बारे में कोई प्रमाणिक जानकारी अपने पास नहीं है। लोग कहने को कुछ भी कह देते हैं लेकिन एक्चुअल इसकी जो है वो अपने पास नॉलेज नहीं है। लेकिन इसका पुनर्निर्माण ये स्टार्टिंग में जो था वो शिव मंदिर था, बाद में इसको वैष्णव मंदिर बना दिया। ठीक है, मल्लेच्छों ने नष्ट कर दिया था तो महाराणा कुंभा ने इसको वापस बनवाया। महाराणा कुंभा ने इसको वापस बनवाया कब? 1449 ईस्वी में वापस बनवाता है महाराणा कुंभा और विष्णु के वराह अवतार की मूर्ति को स्थापित करता है, जिसकी वजह से एक कैसा बन गया? वैष्णव मंदिर बन गया। ठीक है, उसके बाद आता है मीराबाई मंदिर। ये मंदिर जो है ये कुंभ श्याम मंदिर है ना, मीराबाई मंदिर जो है वो कुंभ श्याम मंदिर के बिल्कुल पास में बना हुआ है, उसी एरिया में बना हुआ है। ठीक है, इसका निर्माण महाराणा सांगा ने करवाया था और किसके लिए करवाया था? अपनी पुत्र वधू थी मीरा, उसके लिए करवाया था। इस मंदिर के सामने ही रैदास की 4 खंभों की छतरी बनी हुई है। ठीक है, इसके अगला है श्रृंगार चौरी। श्रृंगार चौरी ये क्या है? ये मेनली अगर इसको देखा जाए तो शांतिनाथ का जैन मंदिर है और इसका निर्माण जो है वो महाराणा कुंभा के कोषाध्यक्ष भंडारी, मतलब कोषाध्यक्ष जो पैसे वैसे का ध्यान रखते थे, उन्होंने करवाया। उनका नाम क्या है? उनका नाम है बेलका। ठीक है, इसी में जो ये मंदिर है, इसी मंदिर में कुंभा की पुत्री रमाबाई, क्या नाम है? रमाबाई। रमाबाई के विवाह की चौरी बनी हुई है, इसीलिए इसको श्रृंगार चौरी कहते हैं। ठीक है,
यहाँ पे एक शिलालेख लगा हुआ था। उस शिलालेख के अनुसार यहाँ पे भगवान शांतिनाथ की चौमुखी प्रतिमा थी, जिसको मुगलों ने तोड़ दिया था। इसके बाद आ जाओ, इसके बाद आता है सतबीस देवरी। सतबीस देवरी क्या है? नाम से पता लग रहा है, सत 20, 20 और 7 मतलब 27। ये एक 11वीं शताब्दी में बनाया गया जैन मंदिर है और इसमें 27 देवरियां बनी हुई हैं। कितनी देवरियां हैं? 27 देवरियां बनी हुई हैं, इसलिए इसको क्या नाम कह देते हैं? सतबीस देवरी। किन की देवरियां बनी हैं, किन की मूर्तियां लगी हैं इस मंदिर में? इसमें जैन धर्म के जो तीर्थकार हैं उनकी मूर्तियां लगी हुई हैं। ठीक है। नीलकंठ महादेव, देखो चित्तौड़ के किले के बारे में पांडवों से बहुत ज्यादा रिलेट किया जाता है, तो जो नीलकंठ महादेव मंदिर है इसके बारे में भी ये कहा जाता है कि यहाँ पे जो महादेव जी की मूर्ति लगी हुई है उसको जो भीम था वो अपने बाजुओं में बांध के रखता था, वो मूर्ति यहाँ पे लगाई गई है। ठीक है। फिर आता है बाण माता मंदिर। ये गोहिल वंश की कुल देवी हैं। ठीक है। क्या है ये? गोहिल वंश की कुल देवी। उसके बाद अन्नपूर्णा, इसका दूसरा नाम है बिरवड़ी माता का मंदिर। इसका निर्माण महाराणा हमीर ने करवाया था। ठीक है। उसके बाद है रत्नेश्वर महादेव का मंदिर। ये रतन सिंह पैलेस के बाहर बना हुआ है। कहाँ पे बना है? रतन सिंह पैलेस के बाहर बना है। ठीक है। और लास्ट है सोमदेव मंदिर, यह चित्तौड़ के किले में स्थित है। चलो, इसके बाद आते हैं हम चित्तौड़ के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, विजय स्तंभ या फिर कीर्ति स्तंभ। ठीक है। देखने में आपको दिखाई दे रहा होगा कि कैसा है, बोर्ड पे देखो दिख जाएगा। अब इसके बारे में अपन पढ़ना चालू करते हैं। इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। सारंगपुर विजय, सारंगपुर की जो लड़ाई थी, मालवा के शासक महमूद खिलजी प्रथम को हराया था इसने 1437 में, तो उसके उपलक्ष्य में इसका निर्माण करवाया गया था। इसका निर्माण जो है वो चालू होता है 1440 ईस्वी में बनना चालू होता है और 1448 ईस्वी में बन के पूरा होता है। उस टाइम इसको बनाने में 30 लाख रुपए लगे थे। ठीक है। ये बना किससे है? ये बना है लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर से। जो विजय स्तंभ है इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 122 फीट। कितने मंजिला है? 9 मंजिला। और इस विजय स्तंभ में कुल कितनी सीढ़ियां हैं? 157 सीढ़ियां हैं। ठीक है। देखो, जो घूम के आए हैं उनको पता है, जैसे ही अपन इसके अंदर घुसते हैं वहां पे अपने को जनार्दन की मूर्तियां दिखाई देती हैं। ठीक है। जो जैसे ही आप फर्स्ट फ्लोर पे जाओगे तो अनंत, ब्रह्मा और रुद्र की मूर्तियां हैं। ठीक है। दूसरी मंजिल पे जाएंगे अपन तो अर्धनारीश्वर और हरिहर की मूर्तियां देखने को मिलती हैं अपने को। अपन तीसरी मंजिल पे देखते हैं तो नारायण और पितामह की मूर्तियां हैं। इसी मंजिल पे जो है अरबी भाषा में 9 बार अल्लाह अल्लाह लिखा हुआ है। ठीक है। फिर 5वीं मंजिल पे लक्ष्मी नारायण है, उमा महेश्वर है, ब्रह्मा सावित्री की मूर्तियां बनी हैं। 6ठी मंजिल पे सरस्वती है, महालक्ष्मी है और महाकाल की मूर्तियां हैं। 7वीं मंजिल पे वरा है, नरसिंह है, रामचंद्र है, बुद्ध है, आदि विष्णु के अवतार जितने भी थे, मतलब विष्णु के अवतारों की मूर्तियां हैं। 8वीं मंजिल सरप्राइजिंगली खाली है। 8वीं मंजिल पे कोई मूर्ति नहीं है। 9वीं मंजिल देखो, एक बार राजस्थान है, बारिश कभी कभी होती है, लेकिन वो तो अरावली में पड़ता है, वहां पे अरावली का एरिया लगता है थोड़ा बहुत, तो वहां पे क्या बारिश होती है। तो एक बार बिजली गिरने की वजह से क्या हुआ, 9वीं मंजिल नष्ट हो गई थी। उसको महाराणा स्वरूप सिंह ने वापस बनवाया था। इसके जो शिल्पी थे, ठीक है, आर्किटेक्ट जो थे मेन, वो थे जैता और उसके 3 बेटे नापा, पोमा और पुंजा। ठीक है। इसके बाद जो अपने को ध्यान में रखने वाली चीज है, राजस्थान की पहली इमारत है जिस पर डाक टिकट जारी हुआ था। कब हुआ था? 15 अगस्त 1949 को, 1 रुपए का। ठीक है।
ये जो विजय स्तंभ है या इसका दूसरा नाम जो कीर्ति स्तंभ है वो कैसे पड़ा, क्योंकि ये कुंभा की जो कीर्ति थी उसका बखान करता है, इसलिए इसको कीर्ति स्तंभ कह देते हैं। इसमें जगह जगह पौराणिक कथाएं लिखी हुई हैं, देवी देवताओं की मूर्तियां बनी हैं। राजस्थान की वास्तुकला का बहुत सुंदर नमूना है ये अपने आप में। इसको हिंदी देवी देवताओं का म्यूजियम कहते हैं इसी वजह से। गोपीनाथ शर्मा जो अपने पुरातात्विक विभाग में हैं हुए हैं, उन्होंने इसको लोक जीवन का रंगमंच कहा है। एक डॉक्टर गोट्स थे, उन्होंने इसको भारतीय मूर्ति कला का शब्दकोश कहा है। क्या कहा है? भारतीय मूर्ति कला का शब्दकोश या फिर विश्वकोश भी कहा है। डॉक्टर उपेंद्र नाथ ने इस किले में विष्णु के अवतारों की मूर्तियां बनी हुई हैं, विष्णु को समर्पित है। इस वजह से डॉक्टर उपेंद्र नाथ जो हैं उन्होंने विजय स्तंभ को विष्णु ध्वज नाम दिया है। क्या नाम दिया है? विष्णु ध्वज। गौरी शंकर हीराचंद ओझा जिन्होंने कर्नल जेम्स टोड की किताब का हिंदी अनुवाद किया था, वो इस जो विजय स्तंभ है इसको पौराणिक देवताओं का अमूल्य कोश भी कहते हैं। फिर फर्ग्यूसन ने इसकी तुलना किससे की? रोम के टार्जन से। किससे करता है फर्ग्यूसन इसकी तुलना? रोम के टार्जन से। अब अपन जब गौरी शंकर हीराचंद ओझा की बात कर ही रहे हैं तो फिर अपने को कर्नल जेम्स टोड की भी बात करनी चाहिए। कर्नल टोड इसको देख के कहता है कि दिल्ली की कुतुब मीनार भले ही ऊंची हो लेकिन विजय स्तंभ की कारीगरी सबसे बढ़कर है। मतलब एक बात तो पक्की है कि कर्नल जेम्स टोड अगर ब्रिटिश नहीं होता तो पक्का राजस्थानी होता। वो राजस्थान का इतना बड़ा फैन रहा भाई। फिर राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर, इनका जो प्रतीक चिन्ह है उसमें भी क्या काम में लिया जाता है? उसमें भी विजय स्तंभ को काम में लिया जाता है। ये राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह भी है। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं हम कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की। ये 1660 ईस्वी या फिर अपन कह लें 3 दिसंबर 1460 ईस्वी, अगर हिंदी महीनों की बात की जाए, हिंदी साल की बात की जाए तो विक्रम संवंत 1517 माघशीर्ष कृष्णा पंचम के दिन इसको बनाया गया। ठीक है, इसके जो रचयिता थे वो थे कवि अत्रि और उनका बेटा महेश। ठीक है, अगर करंटली देखा जाए ये विजय स्तंभ की सबसे ऊपरी मंजिल पे लगा है, पहली बात तो ये। ठीक है, जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है ये कहाँ लगी हुई है? ये विजय स्तंभ के सबसे ऊपरी मंजिल पे लगी है। और वर्तमान में अगर करंटली अपन देखने जाएंगे तो वहां पे 2 ही शिलाएं विद्यमान है। कितनी हैं? 2 ही शिलाएं विद्यमान हैं। और ये जो शिलाएं हैं इसमें अमीर को विषम घाटी पंचानन कहा गया है। ठीक है, इसका मतलब होता है विकट आक्रमणों में सिंह के समान। ठीक है, क्या कहा गया है? विषम घाटी पंचानन। इसके बाद आता है जैन कीर्ति स्तंभ चित्तौड़ दुर्ग। ये आदिनाथ और ऋषभ देव को समर्पित स्मारक है। ठीक है, इसको पुरातत्व विभाग के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जैन व्यापारी बघेरवाल जीजा व उसके पुत्र पुण्य सिंह द्वारा 1301 ईस्वी में बनवाया गया है। ये 75 फीट ऊंचा है और 7 मंजिला स्तंभ है। इसके पास ही एक चबूतरे पर 14वीं शताब्दी का जैन मंदिर बना हुआ है। ठीक है, किसके पास? जैन कीर्ति स्तंभ के पास। अब बात करते हैं चित्तौड़ के प्रसिद्ध 3 साके। पहला साका, इस पे तो इसके बारे में कौन नहीं जानता, इसको सभी देख चुके हैं। नहीं जानते वो भी देख चुके हैं। रानी पद्मावती है ना, मूवी आई थी पद्मावत, वो इसी पे बनी है। प्रथम साका कब होता है? 1303 ईस्वी में होता है। अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है चित्तौड़ पे। उस समय चित्तौड़ के जो शासक थे वो थे रावल रतन सिंह। ठीक है, 26 अगस्त 1303 को रानी पद्मनी और अन्य रानियां जब
मेवाड़ की सेना हार जाती है अलाउद्दीन खिलजी से, तो उसके बाद जोहर करती है। रतन सिंह जो महाराणा थे उस टाइम, उनके उस टाइम सेनापति थे गोरा और बादल। ये जो गोरा और बादल हैं ये दोनों चाचा भतीजा थे। ठीक है। बाद में लड़ाई जीतने के बाद जब अलाउद्दीन खिलजी वहां से वापस जा रहा होता है तो वो किले को अपने बेटे को सौंप के जाता है। बेटे का नाम था खिज्र खां, और खिज्र खां के नाम पे इस किले का नामकरण कर दिया जाता है खिजराबाद। ठीक है। और इस युद्ध का जो वर्णन है वो एक किताब है तारीख अलाई, अमीर खुसरो ने लिखी थी। उस किताब में इस किले का पूरा वर्णन अपने को देखने को मिल जाता है। ठीक है। इसके बाद आते हैं अपन दूसरे साके पे। चित्तौड़ का दूसरा साका होता है 1535 ईस्वी में। ठीक है। गुजरात का शासक था बहादुर शाह, उसका वो आक्रमण करता है। उसका सेनापति रूमी खां है। उस समय मेवाड़ के जो महाराणा थे वो विक्रमादित्य थे, महाराणा सांगा के बेटे। जैसे ही आक्रमण होता है उससे कुछ समय पहले ही पता लग जाता है, तो विक्रमादित्य और उदय सिंह को उनके ननियाल बूंदी बेच दिया जाता है। ठीक है। उनकी जो माँ थी कर्मावती, वो उनको अपने पियर भेज देती हैं बूंदी, तो वो जिंदा रहते हैं। और 8 मार्च 1535 ईस्वी को रानी कर्मावती व जवारबाई जो थी वो विक्रमादित्य की रानी थी, इनके नेतृत्व में बाकी वहां की जो औरतें थी वो जोर करती हैं। कर्मावती ने उस समय जब बहादुर शाह ने आक्रमण किया था तो वो हुमायूं को राखी भेजती है। अब वो पहले के टाइम में स्पीड पोस्ट तो हुआ नहीं करता था, तो भाई पहुंची नहीं पहुंची उसका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन मदद नहीं मिलती है। रानी कर्मावती को मदद नहीं मिलती है। मदद नहीं मिलने की वजह से इनके पास जो अंतिम कदम था वो ये अंतिम कदम उठाते हैं, वो था जोर। और ये यहाँ पे दूसरा साका होता है, जोर करती हैं। और इसका जो वर्णन है इस जोर का या इस युद्ध का जो वर्णन है वो वीर विनोद में मिलता है। श्यामल दास इसके राइटर हैं। ठीक है। चलो फिर तीसरा साका 1568 ईस्वी। अकबर की सेना और महाराणा उदय सिंह की सेना के बीच लड़ाई होती है। अकबर आक्रमण करता है। महाराणा उदय सिंह चित्तौड़ के किले का भार जयमल राठौड़ को सौंपकर और खुद कहां चले जाते हैं, गोगुंदा की पहाड़ियों में चले जाते हैं। क्योंकि महाराणा उदय सिंह जानते थे कि अकबर से जीतना इस समय जीतना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो वो कुछ समय के लिए अपनी तैयारियों को पुख्ता करने के लिए अपने कदम पीछे खींचते हैं और अपनी सेना का जो नेतृत्व है वो जयमल राठौड़ के हाथों में सौंपते हैं। और पत्ता सिसोदिया उनके सेनापति होते हैं दूसरे। तो उदय सिंह के सेनापति कौन कौन थे? जयमल राठौड़ व पत्ता सिसोदिया। जयमल राठौड़ को अकबर की गोली लग जाती है, अपन ने पढ़ा था। तो अकबर की गोली लगने की वजह से वो घायल हो जाते हैं। अब जयमल राठौड़ लड़ नहीं पाते हैं, पत्ता केसरिया की तैयारी कर रहे हैं। तो जयमल राठौड़ को देख के रोकता है। सोचो कैसा दृश्य रहा होगा कि एक वीर सेनापति बैठ के रो रहा है कि मैं लड़ नहीं पा रहा हूं। जज्बा देखो आप, लड़ नहीं पा रहा हूं। तो वहां पे एक 24 साल का नवयुवक खड़ा रहता है। नवयुवक का नाम था कल्लाजी राठौड़। क्या नाम था? कल्ला राठौड़। वो कहता काका क्यों टेंशन लेता है, अपने कंधों पे बैठ, और लड़ते हैं। सोचो क्या दृश्य रहा होगा कि कल्लाजी राठौड़ के कंधों पे बैठे हैं मेवाड़ के सेनापति जयमल राठौड़ और लड़ रहे हैं। मुगल सेना में तबाही मचा रखी उन्होंने। उनको देख के अबुल फजल लिखता है, जठे जड़िया जयमल कल्ला छतरी छतरा मोड़, कम धचकट बनिया कमंद गढ़ थारे चित्तौड़। अबुल फजल की अकबरनामा किताब में इस युद्ध का पूरा वर्णन मिलता है। जैसे ही मेवाड़ की सेना पराजित होती है तो 25 फरवरी 1568 ईस्वी को रानी फूलकंवर, जो मेवाड़ के सेनापति पत्ता सिसोदिया की रानी थी, उनके नेतृत्व में किले की जो औरतें होती हैं वो जोर करती हैं। ये चित्तौड़ के किले का तीसरा साका था। ठीक है। इसके बाद अकबर वहां पे कत्लेआम का आदेश देता है। कहां पे?
चित्तौड़ के किले में, और लगभग 30,000 लोग जिंदा काट दिए जाते हैं। ठीक है। अगर जयमल राठौड़ व कल्ला राठौड़ की छतरियों की बात करें तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बनी हुई हैं, और जो रामपोल है उसके सामने पत्ता सिसोदिया की, कहां पे, रामपोल, और जयमल राठौड़ व कल्ला राठौड़ की किले के अंदर। ठीक है। इस लड़ाई के बाद आसफ खां को चित्तौड़ छोड़ के और अकबर अजमेर चला जाता है। किले का भार सौंप दिया जाता है किसको, आसफ खां को। आसफ खां को किले का भार सौंप के अकबर चला जाता है चित्तौड़। इसके बाद है चित्तौड़ी बुर्ज व मोर मगरी। देखो, दुर्ग में एक साउदर्न पार्ट है, दक्षिणी भाग। ठीक है। जो अंतिम दक्षिणी बुर्ज है ना, उसको चित्तौड़ी बुर्ज कहते हैं। ठीक है। और इस बुर्ज के नीचे छोटी सी एक पहाड़ी या टीला बनाया गया। अकबर ने अपने तोप वगैरह रखने के लिए एक टीला बनवाया था उस टाइम, मजदूरों से। जितने भी मजदूर लगे हुए थे उनको एक तगारी डालने के, ठीक है, एक परात जो होती है मिट्टी डालने वाली, एक तगारी डालने के लिए उस समय एक एक मोहर दी गई थी, एक एक तगारी के लिए, ताकि वो वहां पे अपनी तोप रख सके और किले के अंदर आक्रमण कर सके। ठीक है। तो ये एक जो मोहर मगरी है, ये क्या है, एक कृत्रिम टीला है। ठीक है। ह्यून केसन कहता है चित्तौड़ के बारे में कि चित्तौड़ का जो सुनसान किला है उसमें घूमते टाइम मेरे को ऐसा लगता है जैसे मानो मैं किसी बहुत बड़े जहाज के ऊपर चल रहा हूं। ठीक है। जो बहुत ऐसा सुनसान है इस टाइम। अगर आप चित्तौड़ को देखो, इसका एरिया भी बहुत बड़ा है, 8 किलोमीटर लंबा हुआ, 2 किलोमीटर चौड़ा। तो ह्यून केसन को ऐसा लगता है कि वो किसी बहुत बड़े जहाज की जो छत है उस पर चल रहा है। ठीक है। जोर स्थल अगर आप इस समय देखने जाओगे तो आपको देखने को मिल तो जाएगा, लेकिन आजकल उसको क्या कर दिया, मिट्टी से उसको भर दिया गया है। ठीक है। चित्तौड़ का जो किला है इसको 21 जून 2013 को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। ठीक है। इस पे दूसरी डाक टिकट जारी होती है 2018 में। पहली कब हुई थी, 15 अगस्त 1949। कितने रुपए की, 1 रुपए की। किस पे थी, वो थी विजय स्तंभ पे। ठीक है किले का ही पार्ट, इसीलिए मैंने कहा है कि दूसरा डाक टिकट। अगर वैसे देखा जाए तो किले पे तो पहला ही होता है। 2018 में 12 रुपए का डाक टिकट जारी होता है। फिर बात करते हैं अपन फोर्ट फेस्टिवल की। चित्तौड़गढ़ में पहला फोर्ट फेस्टिवल होता है फरवरी 2019 में। ठीक है। यहाँ पे 3 बार जोर हुआ है, 3 जोर हुए हैं, तो यहाँ पे जोर मेला भरता है। चित्तौड़गढ़ के किले में जोर मेला भरता है चैत्र कृष्ण एकादशी को। ठीक है। चैत्र कृष्ण एकादशी को यहाँ पे जोर मेला भरता है। उसके बाद एक छोटी सी इंपॉर्टेंट चीज है भाई, ध्यान से सुनना। चित्तौड़ का लेख 971 ईस्वी, कब का है ये, 971 ईस्वी। ये चित्तौड़ से मिला था, लेकिन अगर करंटली बात करें तो अहमदाबाद में है। ये अहमदाबाद के म्यूजियम में रखा हुआ है। ठीक है। इसमें जो चित्तौड़ के उस टाइम के शासक थे नरवर्मा, उन्होंने जिनालय का निर्माण करवाया था, उसका उल्लेख मिलता है इस लेख में। ठीक है। ये राजस्थान की एकमात्र शिलालेख है जिसमें ये कहा गया है कि स्त्रियों के प्रवेश को देवालयों में निषिद्ध बताया गया है। ठीक है। ये राजस्थान का एकमात्र शिलालेख है जो ये कहता है कि मंदिर में स्त्रियों का प्रवेश निषेध है। ठीक है। चित्तौड़ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें और सुनते जाओ जो लोग कहते हैं। जैसे एक इतिहासकार हुए हैं अपने यदुनाथ सरकार, उन्होंने कहा था एक बार चित्तौड़ के बारे में कि मेवाड़ में यदि किसी ने हल्दी घाटी और चित्तौड़ को देख लिया तो समझ लो उसने सब कुछ देख लिया, और यदि इन्हें नहीं देखा तो सब कुछ देखने पे भी समझो कुछ नहीं देखा। उसका कहना सही भी है। आप एक बार अगर मन से जाओ तो बैठ के सोचना क्या आदमी रहे होंगे वो, जिनको पता है मौत सामने खड़ी है फिर भी सर पे केसरिया बांध के जंग के मैदान में कूद जाते हैं। और क्या औरतें रही होंगी वो
जो अपने लालों को जाते हुए देखती हैं, जानती हैं कि वो लौट के नहीं आएगा, फिर भी उसके सर पे केसरिया बांधती हैं, तलवारों को तिलक करती हैं और मेवाड़ के लिए अपनी कुर्बानी दे देती हैं। चलो फिर अगला किला पढ़ते हैं अपन, कुंभलगढ़ दुर्ग। आ जाओ।